सभी छात्रों का आज की इस क्लास में फिजिक्स के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो बोर्ड के एग्ज़ाम में तो पूछे ही गए हैं, ये अन्यथा नीट और बाकी तैयारी जो कंपटीशन की कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर ये आप लोग पढ़ लेते हो तो ये मान के चलिए कि कम से कम दो क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम आप लोग देंगे उसमें से फंसना तय है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है? ये देखिए, प्रदर्शित प्रश्न पत्र 2019 में जो बोर्ड द्वारा बनाया गया था प्रदर्शित छात्रों के लिए, उसमें ये था। तो आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? दैत्य प्रकृति होती है। यानी क्या कहते हो उसको? डिबर्गली तरंगदैर्घ्य में दैत्य प्रकृति, यानी कण एवं तरंग दोनों प्रकृति, यानी आपका सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये 2004 में पूछा गया। प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं। यानी प्रकाश के प्रभाव से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन कह सकते हो या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आप सबसे पहले हम जब प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर पढ़ते हैं तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, इसी को क्लासिफाइड किया था आइंस्टीन ने, तो आइंस्टीन ने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम खोज हर्ट्ज ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। यानी प्रकाश सुग्राहिता धातु से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। यानी प्रकाश सुग्राही धातु से, प्रकाश सुग्राही यानी प्रकाश सुग्राही का मतलब क्या हुआ? जहाँ से प्रकाश के पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे उसे प्रकाश सुग्राही कहा जाता है, उस धातु को। तो प्रकाश सुग्राही धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है? देहली कार्यफलन के बराबर आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन के बराबर होती है। मैंने कहा था कार्यफलन क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके प्रकाश की जिसके धातु के पृष्ठ से पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाए उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं, यानी कार्यफलन के बराबर होगी उसकी ऊर्जा। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो, यानी आवृत्ति अधिक होनी चाहिए और जो है देहली आवृत्ति से, और वो जो है तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो वो कम होनी चाहिए, यानी देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग 2 गुना हो जाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है, तो 2 गुना करने के लिए 2 गुना करते हैं तो धातु का कार्यफलन कितना हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपका है, यानी धातु का कार्यफलन उस केसेस में कितना हो जाएगा? एच न्यू अपान 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी किसी धातु के पृष्ठ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग 2 गुना हो जाता है जब धातु के पृष्ठ पर आप आवृत्ति न्यू को 2 गुना कर देते हैं, यानी अधिकतम गति जो इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो कार्यफलन, धातु का कार्यफलन क्या होगा? तो धातु आइंस्टीन का नियम यहाँ पर लगा सकते हो। धातु का कार्यफलन W बराबर हम लोग निकाल लें तो ये E माइनस हाफ mv² वाला फार्मूला अगर हम लोग लगाएं तो यहाँ पर अगर E इक्वल टू द एच न्यू हो जाएगी, तो उस केसेस में अगर आप हल करेंगे तो एच न्यू बाई 3 टाइम्स आ जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है। किसी धातु के पृष्ठ पर 4500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश विकिरण डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए, यानी कह सकते हो किसी धातु के पृष्ठ पर 4500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश विकिरण डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं,
तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? विकिरण की तरंगदैर्घ्य बढ़ानी पड़ेगी? नहीं। गतिज ऊर्जा को, अगर उसके उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाना है तो विकिरण की तरंगदैर्घ्य को घटानी पड़ेगी। यह केसेस आपका सही है। विकिरण की तीव्रता और तरंगदैर्घ्य दोनों, अब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की बात कही गई है, तो सिर्फ तरंगदैर्घ्य की बात यहाँ पर आ जाएगी, यानी तरंगदैर्घ्य इसकी घटा देते हैं, यानी इसकी आवृत्ति बढ़ा देते हैं। यानी इतने से अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, तो इसमें विकिरण की तीव्रता से कोई मतलब ही नहीं रहता है। विकिरण की तीव्रता क्या करती है? फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक बढ़ाती है, गतिज ऊर्जा से उसका कोई मतलब नहीं, यानी तरंगदैर्घ्य आपको घटानी पड़ेगी। चलिए आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, किसी कैथोड पृष्ठ का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति क्या होगी? न्यूनतम आवृत्ति यहाँ पर हम लोग निकाल लें तो W बराबर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? ये आपका 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जूल में चेंज कर लो तो 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका जो आ जाएगा, यानी 16 तियाँ 48 का 8, 16 तियाँ 48, 48 और 4 52, 52, यानी 5.28 इंटू 10⁻⁻19 जूल वर्क आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हटा देते हैं, आगे की ओर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर W बराबर हमारा फार्मूला होता है H न्यू नाट, तो न्यू नाट इक्वल टू द ये W बाई H के आ जाएगा। तो W क्या है हमारा पर 5.28 इंटू 10⁻⁻19, अब यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻34, ये H की वैल्यू हो जाएगी। पॉइंट यहाँ से हटाओ, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको हल करते हैं, इसको हल करने के कर लीजिए तो हमारा जो आंसर इसका लगभग आ जाएगा न्यू नाट की वैल्यू। तो अगर हम 566, अगर ये 52 है तो आप इसको जैसे ही आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा हल करते हैं इसको। चलिए इसको हल कर लिया हमने, तो अब जैसे आप हल करोगे इसका तो ये लगभग 6.6 इंटू 10⁻⁻34 हर्ट्ज जो दिया गया है। तो अब थोड़ा और इसको आगे की ओर हम लोग इसको जो है हल करने की कोशिश करिए, तो पावर हल कर लेते हैं। तो हमारी पावर 34 में से 19 गई, तो ये 15 15 पावर और 6 पॉइंट ये 66 बचा यहाँ पर, ये कम है। तो इसका मतलब हमारा 14 पावर यानी 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होगी। चलिए आगे की ओर हम लोग हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मीटर की दूरी पर रखते हैं 3 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो निरोधी विभव होगा, यानी 3 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो निरोधी विभव कितना होगा? ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए माफ़ करिए, ये क्वेश्चन हाफ है, ऊपर वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हाफ निकला। तो एक प्रकाश विद्युत पदार्थ का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसकी देहलीय आवृत्ति कितनी होगी? देहलीय 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको अभी हम हल कर चुके हैं। 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज निकलेगा, ये आपका आंसर यही होगा। सोडियम के धातु का कार्यफलन, यानी सोडियम धातु के लिए प्रकाश विद्युत देहली तरंगदैर्घ्य 55 एंगस्ट्रॉम है, सोडियम के लिए कार्यफलन होगा। यानी देहली आवृत्ति अगर उसकी देहली तरंगदैर्घ्य इतनी दी गई है तो उसका कार्यफलन कितना होगा? तो ये आप लोग हल कर लीजिए। चलिए हम थोड़ा इसको हल करते हैं। इसको हल कर लिया जाए तो W इक्वल टू द
Sc/λ हो जाता है। ये एंगस्ट्रम में चेंज कर लो तो 5.5 × 10⁻7 आ जाएगा। तो लेमडा W इक्वल टू द ये 6.6 × 10⁻19 हो जाएगा। एक मिनट, इसको एक जगह पर हल करते हैं। तो ये W इक्वल टू द Sc/λ वाला फार्मूला आप लोग लगा लीजिए। Sc/λ वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपको आसानी से इसको हल करके आप दिखाइए तो ये जूल में निकल के आ जाएगा। जब जूल में निकल के आ जाएगा तो आगे इसको हल करते हैं। तो जब आगे इसको हल करेंगे तो ये 6.6 × 10⁻34 जूल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय C 3 × 10⁻8 डिवाइड बाय लेमडा 5.4 × 10⁻7। 8 और 9 15 हो गया, 15 में से 19 गया तो 1.67 और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट, यानी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी आवृत्ति उसका कार्यफलन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? फोटॉन का विराम द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई दफ़ा क्वेश्चनों में पूछा गया। हमेशा याद रखिए कि फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है वह शून्य होता है, क्योंकि वह जो द्रव्यमान होता है वह उसके गति पर निर्भर करता है। फोटॉन का गतिक द्रव्यमान तो होता है लेकिन विराम द्रव्यमान उसका शून्य हो जाता है। फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र लिखिए। इसका गतिज द्रव्यमान का सूत्र देखिए, दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2008 में पूछा गया है कि विराम द्रव्यमान बताइए, और दूसरा क्वेश्चन आपका गतिज द्रव्यमान पूछ लिया गया है 2009, 15 और 17 में। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये आपको पता है H/C × लेमडा, ये उसका गतिज द्रव्यमान होता है। हम लोगों ने इसके पहले भी आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के चैप्टर में आपको निकलवाया था इसका गतिज द्रव्यमान कितना होता है। तो H/C लेमडा होता है। अगला क्वेश्चन हम आपके पास आ गए हैं लेकर, लेमडा तरंगदैर्घ्य की फोटॉन की ऊर्जा होगी। लेमडा तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी? ये 2018 में देखिए बहुत सरल क्वेश्चन पूछ दिया गया है। लेमडा तरंगदैर्घ्य का फोटॉन है उसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो ये E इक्वल टू द Sc/λ। तो Sc/λ के टर्म में होगी, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास, फोटॉन का संवेग होता है। फोटॉन का संवेग आप निकाल सकते हो। तो संवेग फोटॉन का H/λ यानी P इक्वल टू द H/λ कह सकते हो, या डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में लेमडा इक्वल टू द H/P। ये रिलेशन दोनों आपने पढ़ा रखे हो, ये ज़रूर याद कर लीजिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन है जो कि देखिए क्वेश्चन लगातार पूछा गया है 2011 में भी और 2016 में भी पूछा गया है। किसी गतिमान कण के संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है, आवेश पर निर्भर करती है, संवेग पे निर्भर करती है, वेग पे निर्भर करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य? क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, तो आप लोग सोचिए, कुछ बताइए किस पर निर्भर नहीं करती है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हमेशा वेग पे निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जो फार्मूला आता है वह ई काइनेटिक एनर्जी के रूप में आता है। तो लेमडा इक्वल टू द, अगर हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की बात करें तो H/√MEB, यानी वो MEB आ जाता है, यानी वह उसके संवेग पर निर्भर करती है और वह वेग पे निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा होगा? इसमें अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, सबसे बड़ी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा, जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, क्योंकि जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लेमडा वह इन्वर्सली होती है 1/m के द्रव्यमान के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसका द्रव्यमान सबसे कम बीटा कण यानी एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है,
यानी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य किसकी सबसे अधिक होगी? इलेक्ट्रॉन की, बीटा कण की, उसी का द्रव्यमान सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे। ये क्वेश्चन, लैम्ब्डा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाले एक द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा में एक गतिज ऊर्जा में दो गुनी वृद्धि करने पर कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हो जाती है। यानी हमें क्या करना है कि यहाँ पर लैम्ब्डा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाले एक द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा में दो गुनी वृद्धि करने पर उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है। डी ब्रॉगली में वृद्धि कितनी हो जाएगी? वह लैम्ब्डा अपान √2 के बराबर हो जाएगी। यानी इसका जो आंसर है वह आपका 1/λ/2, ये A1 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। B वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन M द्रव्यमान तथा E आवेश एक लक्ष्य से टकराता है। इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल कितनी होगी? लक्ष्य से टकराने की उसकी अधिकतम चाल कितनी होगी? तो अधिकतम चाल यहाँ पर लक्ष्य से टकराने की निकालनी है, तो वह हो जाएगी √2EB/m। उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ½ mv² वाला फार्मूला लगा के यही आपका आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि ½ mv² = EB होता है, तो B² आ जाएगा 2EB/m। सो आप B निकालेंगे तो ये √ आ जाएगा 2EB/m। यानी क्वेश्चन आपका ऑप्शन आपका डी सही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक आधा क्वेश्चन और। B वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन V वेग से एक लक्ष्य से टकराता है, तो B वोल्ट से त्वरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी। यानी B वोल्ट से इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसकी 2B वोल्ट के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन के 2018 में पूछा गया है। भाई देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि आना इन्हीं क्वेश्चन में से है। तो इसलिए अगर नहीं पढ़ोगे तो अपना समय आप लोग बर्बाद करोगे, इसलिए अभी भी वक्त है कि पढ़ डालो। तो अब जब B वोल्ट से त्वरित होकर B वेग से एक लक्ष्य से टकराता है और 2B वेग से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी, तो √2 के केसेस में चाल बढ़ती है। आपको पता है √2EB के बराबर m था, तो अगर ये B विभव 2 गुना बढ़ जाएगा तो ये √2 टाइम हो जाएगा, यानी √2 × B उसकी वेग हो जाएगा। यानी C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वेग के केसेस में गतिज ऊर्जा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों को की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा कण के द्रव्यमान n पर निर्भर करती है। कण पर द्रव्यमान पर निर्भर किस तरीके से करेगी? यानी विभिन्न गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको तो पता ही है कि लैम्ब्डा = h/122 λ/h कह सकते हो, 1.27 λ/, तो 2m/EB यानी √m पे निर्भर करती है। तो केसेस यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा तो लैम्ब्डा समानुपाती m⁻⁻² हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी। यानी यदि किसी कण का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी? यानी संवेग को अगर 2 गुना कर दिया तो उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी? तो लैम्ब्डा = हमें रिलेशन पता है h/p। अगर p को 2 गुना कर दिया गया तो लैम्ब्डा = h/2p हो जाएगा। यानी उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वह आधी रह जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है।
और 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन थे ये सब किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए सभी छात्रों से ये अनुरोध है कि सभी छात्र इसके एक एक क्वेश्चन को अवश्य देख लें, क्योंकि अब मैं हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजूंगा और यहाँ पर मैं लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर बड़ा भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग लिख लेंगे। धन्यवाद। सभी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।